हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे थायोफीन के रिएक्शंस के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोफीन। थायोफीन डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज। थायोफीन जो है वो क्षारीय प्रकृति का नहीं है और ये क्षार की तरह व्यवहार नहीं करता और इसीलिए ये इट इज़ स्टेबल टू एक्वस एसिड्स। ये जलीय अम्लों का जो सॉल्यूशन है, विलेन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, उसके प्रति ये स्टेबल है, उसमें ये स्थायी है, अभिकृत नहीं होता है। ये जो बेसिक प्रॉपर्टी वाली बात जो है वो ये इसलिए क्योंकि थायोफीन पे की जो सल्फर है उस पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ऐसा लग सकता है कि जो सल्फर है वो इलेक्ट्रॉन रिच है और किसी भी बेस के एसिड के साथ ये रिएक्ट कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन दाता हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि थायोफीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स, वो रेजोनेंस के द्वारा वलय में डीलोकलाइज्ड या विस्थापित हैं। तो जो थायोफीन का जो मेन प्रॉपर्टी है, मुख्य जो इसके रिएक्शंस हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थायोफीन बहुत आसानी से प्रदर्शित करता है। यहाँ एक बात याद कर लेना और ज़रूरी है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं पायरॉल और फ्यूरैन के बारे में, और हमें ये मालूम है कि थायोफीन इज़ लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन तीनों में यानी पायरॉल, फ्यूरैन और थायोफीन में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हम ये पाएंगे कि थायोफीन जो है सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे कम अभिक्रियाशील है इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन के प्रति। एमंग 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक्स, यानी जो हम 5 सदस्यीय हेट्रोसाइक्लिक यौगिक पढ़ रहे हैं, उनमें ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो ये देखिए यहाँ जो सीरीज़ दिखाई हुई है आपके स्क्रीन पे, ईजीएस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबसे आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है पायरॉल में, और उससे कम होता है फ्यूरैन में, और सबसे कम होता है थायोफीन के अंदर। तो लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थायोफीन में होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी ये क्वेश्चन है और कभी ये बीएससी में शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। अब देखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट रिंग कार्बन एटम। तो ये भी सवाल कंपटीशन में आता है, शॉर्ट आंसर्स में, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऊपर है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन फ्यूरैन और पायरॉल के लिए भी लागू होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सटीक बैठता है ये थायोफीन के लिए कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हेट्रो एटम या विषम एटम, यहाँ जो सल्फर है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सल्फर पर ही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ये वलय के अंदर, ये 5 सदस्यीय वलय के अंदर देखिए 2 डबल बॉन्ड्स हैं। 2 डबल बॉन्ड्स हैं यानी एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, यानी 2 डबल बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों डबल बॉन्ड जो हैं मिलाकर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, जबकि इस वलय के लिए कम से कम हकल रूल के अनुसार, हकल के नियम के अनुसार 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना एरोमेटिसिटी के लिए ज़रूरी है। तो ये जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सल्फर अपने लोन पेयर के द्वारा देता है। आप इन संरचनाओं में देख ही रहे हैं, और इससे पहले आपने पायरॉल और फ्यूरैन में भी पढ़ा था कि ये जो हेट्रोसाइक्लिक 5 सदस्यीय हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसके जो हेट्रो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वलय में इस तरह से, जैसे लाल तीर के निशान के द्वारा विस्थापन दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन्स का, उस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो जाते हैं। देखिए पहला डीलोकलाइजेशन है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सल्फर से लेके इस पाई बंद की और इस सिग्मा बंद, ये कार्बन और सल्फर के बीच में विस्थापित हो रहे हैं। तो यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है उसकी जगह यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड। इसके अलावा क्योंकि सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसलिए उसके ऊपर आ गया
प्लस चार्ज। अब देखिए यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन कम हो गया और वो आ गया रिंग कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनने के साथ साथ आप देख सकते हैं इस वाले कार्बन पर 5 वैलेंसीज हो जाएंगी, क्योंकि हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन पहले से उपस्थित है, जो कि आप जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मूले में लिखने में वो अक्सर दिखाए नहीं जाते हैं। तो इस कार्बन पर 5 वैलेंसीज हो गए, जो कि हो नहीं सकता। इसलिए ये जो इस कार्बन के जो का जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पर चले जाते हैं, जो कि लाल तीर के निशान के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आप ये देखें कि ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर था, यानी इसमें कोई आवेश नहीं था, तो उससे बनने वाला जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। यहाँ एक प्लस है, यहाँ एक माइनस है, 1 प्लस एंड 1 माइनस दोनों को ऐड कीजिए 0। इसी तरह से आप देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस तरह से इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहा है। इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे 5 वैलेंसीज, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि इस लाल तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो थायोफीन में जो सल्फर का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वलय में कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरह से, यानी 1 2 3 4, ये 4 स्ट्रक्चर हैं। और मज़े की बात ये है कि ये 4 इस वलय में 4 ही कार्बन हैं। तो 4 कार्बन और चारों के ऊपर कभी ना कभी नेगेटिव चार्ज का आना ये संकेत देता है, इंडिकेट करता है कि अगर इस पर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होगा तो वो इन्हीं चारों कार्बन पर होगा, जबकि सल्फर पे तो प्लस चार्ज है, इसलिए उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण नहीं होगा। तो ये जो आंसर है ये फ्यूरान और पायरॉल के लिए भी लागू होता है। इसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और 5 मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। 5 मेजर इसलिए क्योंकि पहला और जो आखिरी स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम है। तो इन दोनों को अगर हम एक माने तो टोटल 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 स्ट्रक्चर्स हुए थायोफीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो ये शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि थायोफीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वलय के कार्बन एटम पर ही होगा। इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए आइए पढ़ते हैं थायोफीन के रिएक्शंस। देखिए थायोफीन पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, हमने देख लिया कि वो वलय के कार्बन के ऊपर ही होगा। अगर वलय के कार्बन पर होगा तो 2 तरीके से हो सकता है। देखिए ये और ये दोनों जो कार्बन एटम्स हैं वो एक C2 है और एक C5 है, 2 और 5। और थायोफीन जो है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर ये अप्रतिस्थापित यानी अनसब्स्टिट्यूटेड है, इसमें कोई प्रतिस्थापित नहीं लगा हुआ, तो ये सिमेट्रिकल या सममित संरचना है, जिसके ये सिमेट्री प्लेन है और इधर के एटम्स और इधर के एटम्स वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये 1 2 और ये 5 और ये 3 और ये 4। इसके अलावा इन्हें कहते हैं अल्फ़ा और इन्हें कहते हैं बीटा। ये हम शुरू में ही जब हमने हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ना शुरू किया था उस वक्त भी हमने इस चीज़ को देख लिया था, हमें ये जानकारी हमारे पास पहले से ही है। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूएंट है, इलेक्ट्रोफाइल जो है, आक्रमणकारी इलेक्ट्रोफाइल, वो जो है प्रेफरेंशियल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज एट अल्फा पोजिशन टू सल्फर। जो सल्फर से जो अल्फा पोजीशन है उस पर ही इलेक्ट्रोफाइल का प्रेफर करता है, उस पे ही वो ज़्यादा जाता है, न कि बीटा पे। बीटा के कंपैरिजन, बीटा की तुलना में अल्फ़ा पर इजीली और ज़्यादा प्रतिस्थापन हो जाता है या अटैक हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल का। तो अल्फ़ा पोजीशन टू सल्फ़र यानी सल्फ़र की तुलना में अल्फ़ा, ये दोनों हैं C2 और C5।
तो ये ऐसा किस लिए है, ये जो इसका रीज़न है, इसका कारण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि थायोफिन के केस में भी ये पूछा जा सकता है। देखिए, अगर बीटा अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल है, उसका बीटा कार्बन पर अगर अटैक हुआ तो जाहिर सी बात है जो निकटवर्ती कार्बन है उसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि स्पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज़्यादा होगा और जिस वजह से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब जैसे ही प्लस चार्ज आ रहा है तो ये इसको स्थायी करने के लिए सल्फ़र अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स इधर दे रहा है, जो कि लाल तीर के निशान के द्वारा यहाँ दिख रहा है आपको। और इसके फलस्वरूप जो है ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, इसमें देखिए सल्फ़र के ऊपर प्लस चार्ज है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है सल्फ़र के एक साइड में, और फर्दर इसका जब इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ डिलोकलाइजेशन आप सोच सकते हैं कि क्यों ना जो इधर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाए, लेकिन ऐसा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत अस्थायी होगा और वो अनुनाद में किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट या योगदान नहीं दे सकता। तो उस तरह का उस तरह की जो योगदानी संरचना है वो नहीं बनेगी। तो कुल मिला के ये दो योगदानी संरचनाएं बनेगी, जिनका कि जो अनुनाद संकर है वो इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। अब देखिए, जो दूसरा अटैक है वो अल्फा अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हम कर सकते हैं। तो अगर अल्फा अटैक होता है यानी C2 और C5 के ऊपर होगा, तो ये देखिए यहाँ पर अल्फा अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, जिसके वजह से जो ये वाले बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ उसने बॉन्ड बनाया और नतीजन इस कार्बन एटम यानी इस कार्बन एटम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर +1 चार्ज है, तो इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा उसमें भी +1 चार्ज होगा। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखिए लाल तीर के निशान के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन दिखाया गया, जिसकी वजह से प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। इसी तरह से दोबारा इस लाल तीर के निशान के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन दिखाया गया, जो कि हेटेरो एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन और सल्फर के बीच में आ गए, जिसकी वजह से सल्फर पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और प्लस चार्ज इसके ऊपर आ गया। तो हम देखते हैं कि फर्दर और जो इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नए प्रकार का नहीं बन सकता, केवल ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वही बन सकते हैं। तो जिससे हम ये देखते हैं कि अल्फा अटैक के द्वारा 3 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, जबकि बीटा अटैक के द्वारा 2 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। और इन दोनों के अनुनादी संकर इस प्रकार से दिखाए गए हैं, क्योंकि अनुनादी संरचना यानी रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंटरमीडिएट के यहाँ पर हैं 3। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, अनुनादी संरचनाएं होंगी, वो मध्यवर्ती उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सो दिस इज़ मोर स्टेबल एंड दिस इंटरमीडिएट इज़ लेस स्टेबल। आपको ये भी मालूम है कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होगा वो अल्फा पे होगा, अधिक अल्फा पे होगा, ज़्यादा अल्फा पे होगा, और अल्फा सब्स्टिट्यूशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ज़्यादा प्राप्त होंगे। इस नॉलेज के साथ आइए पढ़ते हैं थायोफिन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के द्वारा जो है पॉलीमराइजेशन हो जाता है कई बार स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और यही जो है हमने दूसरे हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक के साथ ये चीज़ हमने पढ़ी थी। थायोफिन में जो है कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन है, क्योंकि आपको मालूम है, अभी आपने सुना और पहले भी आपको पता था कि पहले के वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया था कि थायोफिन की जो रिएक्टिविटी है वो फ्यूरान और पायरॉल की तुलना में कम है। सो लेट अस सी व्हाट हैपन्स हियर। यहाँ क्या हो रहा है ये देखिए, विथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स थायोफिन फॉर्म्स अ ट्राइमर। प्रबल जो एसिड है, प्रबल अम्लों के साथ थायोफिन एक ट्राइमर बनाता है। ट्राइमर यानी 3 थायोफिन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। किस प्रकार से हो रहा है आइए देखते हैं। ये फर्स्ट थायोफिन का मॉलिक्यूल है जिसको हमने ब्लैक से दिखाया है, और इसके देखिए ये फॉस्फोरिक एसिड 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ 90 डिग्री पे
इसका रिएक्शन हुआ, जो ये प्रोटॉन है वो थायोफीन पर आके जुड़ा। तो रिएक्शन है ये प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन के द्वारा हो जा रहा है यहाँ पर ट्राइमर फॉर्मेशन, ट्राइमर का बनना। तो फर्स्ट रिएक्शन प्रोटोनेशन हो रही है, ये देखिए यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स सीधे सीधे आप यहाँ इस तीर के निशान के द्वारा शिफ्टिंग दिखा सकते हैं। बाकी इसको और इसको दिखाने की ज़रूरत क्या है? इसके लिए ये आप जानिए, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम एक जैसे ही हैं लगभग, तो फिर हालांकि ये अल्फ़ा है और बीटा है, और इसके अलावा भी ये सल्फ़र के पास है, तो ये सारी दलीलें नहीं चलेंगी। यहाँ पर जो इसमें जो रीज़निंग है वो ये, क्योंकि ये सल्फ़र जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को 6 बाई इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति के लिए दे रहा है। हकल्स रूल के अनुसार इसको एरोमेटिक बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो इसलिए सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन है सल्फर की तरफ से आएगा। इसी वजह से जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगी, इसीलिए सल्फर की से ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन दिखाया जाता है। तो देखिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉस्फोरिक एसिड के साथ उसके प्रोटॉन का के द्वारा थायोफिन के ऊपर आक्रमण हुआ और अल्फा कार्बन पर हुआ, और जिसकी वजह से बना है थायोफिनियम आयन। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की इसको अगर आप देखें कि सल्फर और कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, और फिर यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो खिसक के यहाँ आ रहा है, तो जिसके नतीजे यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, साथ ही साथ सल्फर के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। और आप देख सकते हैं कि अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से ही था, जिसको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूले में हमेशा हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता। तो यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से ही था, एक और हाइड्रोजन आके जुड़ गया, सो वी गेट दिस स्ट्रक्चर। तो ये वो जो स्ट्रक्चर है थायोफिनियम आयन का। इसमें देखिए फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आ गया, और फिर इस पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और ये सल्फर के ऊपर आ गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं वो ये हैं, और ये जो बॉन्ड बनेगा वो ये है, और इसी के साथ ही जो सल्फर का मूवमेंट हुआ, यहाँ जो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स चले गए सल्फर के पास, तो यानी यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो इस सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया। तो इसको इस तरह से लिखने का बस यही है ताकि इस स्ट्रक्चर को हम अच्छी तरह से समझा सकें। यहाँ देखें कि ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का तो हुआ, लेकिन जो चार्ज आया है वो जो है वो कहीं पर नहीं है इस वक्त फ़िलहाल इस वाले रिंग में। तो देखें कि ये जो यहाँ रिंग के अंदर जो है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है उनके द्वारा इस कार्बन पर एक चार्ज आएगा, जो कि ये है। वो इसलिए आएगा क्योंकि आप देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन हुआ, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, जो कि ये वाला कार्बन है। तो वो अलग से स्ट्रक्चर दिखाया नहीं हुआ है चार्ज का, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो थायोफिन का मॉलिक्यूल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन उसी तरह से दिखाया गया है, ये दोनों सेम हैं। सेकेंड मॉलिक्यूल का हमने रेड से दिखाया ताकि पहचान हो सके, और ये देखें कि इसके अल्फा कार्बन पर प्लस माइनस चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ अल्फा कार्बन पर हो गया। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी यानी प्लस चार्ज, और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, जो कि ये और ये हैं। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, ये वाला रेड कलर से दिखाया हुआ नया बॉन्ड। और आप देख सकते हैं कि फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह से हुआ, यानी ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो चले जाते हैं रिंग में, और जिसकी वजह से H+ निकल कर यहाँ से आ जाता है। ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, जो कि ये वाला बना, और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन में शिफ्ट हो रहे हैं,
तीर के निशान के द्वारा, एरो के द्वारा दिखाया गया। तो ये रहा, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए और बॉन्ड बना। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर डाइमर हमको बनता है। इसके नीचे लिख लीजिएगा डाइमर। तो इस पर फिर प्रोटॉन का आक्रमण होता है, क्योंकि हमने फॉस्फोरिक एसिड लिया हुआ है रिएक्शन माध्यम में, और जो प्रोटॉन का आक्रमण हुआ वो इस वाले कार्बन पर हुआ, दैट इज बीटा कार्बन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गए। एक हाइड्रोजन पहले से ही यहाँ था, जो कि ये है, और एक और हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ गया, जिसको माने दूसरा है। तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, और इसके नतीजन यहाँ पर एक प्लस चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट हो गए थे इस वाले कार्बन के ऊपर। इसी वजह से H+ का यहाँ पर आक्रमण हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये मध्यवर्ती बना, जिस मध्यवर्ती में जो पहला थायोफीन का मॉलिक्यूल था उसके रिंग के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए तीसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ लिखिए सेकेंड जैसे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिखिए थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ थायोफीन जब आप नोट्स बना रहे हो। तो ये थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ थायोफीन है, नोट्स में लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह से दिखाया गया है, और जिसपे कि हम ये देख रहे हैं कि जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर माइनस चार्ज आया है, जिसकी वजह से जो है आप कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर से ऐड हुआ अपने अल्फा कार्बन के द्वारा। अब अल्फा कार्बन के द्वारा जब ये ऐड हुआ है तो देखिए ये ट्राइमर हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये वाला, जिसके लूज करने पर, जिसको खोने पर एज H-, इसके एलिमिनेट होने पर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाया, जो कि ये वाला डबल बॉन्ड है। इसी तरह से इस हाइड्रोजन के जाने से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना, जो कि ये वाला डबल बॉन्ड है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस प्रोटॉन के निष्कासन के द्वारा जो ये निकल के आ रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, हमको इस तरह का ट्राइमर मिला, जिसमें पहला और लास्ट वाला रिंग यानी सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ थायोफीन जो है वो एरोमेटिक है, और बीच का जो थायोफीन का रिंग है वो पूरी तरह से अब सैचुरेटेड है। तो इस प्रकार से ट्राइमर जो है वो थायोफीन से हमें प्राप्त होता है प्रोटोनेशन के द्वारा। इस मैकेनिज़्म को आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगेगी और याद भी हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अपने स्क्रीन पे है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जैसे आपने बेंजीन में देखा था कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की तरह के साथ बेंजीन का नाइट्रेशन होता है, वैसा यहाँ पर नहीं होता है। आपको मालूम है कि थायोफीन और बेंजीन जो हैं वो एक साथ पाए जाते हैं, लेकिन जो थायोफीन और बेंजीन की रिएक्टिविटी में, अभिक्रियाशीलता में बहुत ज़्यादा अंतर है। थायोफीन बेंजीन की तुलना में कई 100 गुना जो है, कई 100 तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है थायोफीन बेंजीन की तुलना में। 10 to the power some पावर्स जो है वो इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा है। तो यहाँ जो नाइट्रेशन है वो एसिटाइल नाइट्रेट के द्वारा ही हो सकता है। देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड में ही ये जो इसका नाइट्रेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अल्फा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो रहा है और एसिटाइल नाइट्रेट के द्वारा, और जो यील्ड इसकी है वो 95% है। तो मैक्सिमम जो है वो अल्फा सब्स्टिट्यूशन है और बीटा सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम है 5%। सो एसिटाइल नाइट्रेट के द्वारा हमें मिला 2 नाइट्रो और 3 नाइट्रो थायोफीन। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे स्क्रीन पे है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा ही कर लिया जा सकता है, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग कमरे के ताप पर जो है ये रिएक्शन होता है और थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो इसकी लब्धि है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के द्वारा जो हमें थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड मिलता है, उसका जो यील्ड है, लब्धि है, वो कम होती है। लेकिन अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड और pyridine का कॉम्प्लेक्स जो कि इस प्रकार दिख रहा है, दिस इज सेम,
ये है। तो ये जो सल्फ़र पिरिडीन और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स अगर हम सल्फोनेशन के लिए लेते हैं और बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में लेते हैं तो हमें एक बेरियम का कॉम्प्लेक्स उत्पाद के रूप में मिलेगा, जिसका कि अगर हम हाइड्रोलिसिस करें फर्दर जाके हमको सल्फोनिक एसिड थायोफिन का यानी थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड मिलेगा, जिसमें कि लब्धि काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपने स्क्रीन पे है वो है क्लोरोसल्फोनेशन। क्लोरोसल्फोनेशन जो है क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड है और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो जिससे थायोफिन 2 सल्फोनाइल क्लोराइड मिल रहा है। तो ये क्लोरोसल्फोनेशन या देखिए एसो क्लोरोसल्फ्योनिक क्लोरोसल्फोनेशन ये थायोफिन का हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको आज के जो रिएक्शंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। कीप ऑन स्टडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।